Hello, everyone, and welcome to yet another session of zoology. Okay, today the chapters that we are going to discuss are going to be neural control and coordination and breathing and exchange of gases. Okay, so today our entire focus is going to be on human physiology with the chapters neural control and breathing being covered. Okay, so chalo, ज़्यादा time waste नहीं करते हैं and let us move on to our first question. Okay, so the first question here is मैच द फॉलोइंग लंग वॉल्यूम पैरामीटर्स विद देयर टिपिकल वैल्यूज ओके ये आपको पता है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज वाला ओके तो यहाँ पे आपको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और उनकी वैल्यूज जो है वो पता होनी चाहिए जैसे फॉर एग्जांपल टाइडल वॉल्यूम का आपको पता है लोएस्ट वैल्यू होती है इसकी 500 टू 550 ml वॉल्यूम होगा इसका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ओके इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है आपका वो 2500 टू 3000 ml होता है सी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो आपका 1000 टू 1100 ml होता है और डी रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो आपका 1100 टू 1200 ml होता है ओके अक्सर जो हमें कंफ्यूजन होता है वो हमको ईआरवी और आरवी में होता है बिकॉज ईआरवी और आरवी की जो वैल्यू है वो बहुत ही सिमिलर है तो आप हमेशा याद रखना कि जो ईआरवी होता है इट इज स्लाइटली लेसर देन आरवी ओके जैसे कि अगर आपका ईआरवी 1000 टू 1100 ml है तो आपका आरवी क्या होगा 1100 टू 1200 ml ओके तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बन रहा है 3142 ओके 3142 अब अगर यहाँ पे आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन बी 3142 is going to be your correct answer okay moving on to the next question which of the following lung volumes or capacities cannot be measured by using a spirometer? Okay. All of the following lung volumes or capacities cannot be measured by using a spirometer except, okay, यहाँ पर वी हैव फोर वॉल्यूम्स ओके फोर वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज हमें दी गई हैं और इसमें हमें बोला गया है कि तीन जो है दे कैन नॉट बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर और एक जो है वो मेजर की जा सकती है तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन का एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि स्पायरोमीटर को यूज करके यू कैन मेजर एवरी वॉल्यूम एक्सेप्ट रेसिडुअल वॉल्यूम ओके रेसिडुअल वॉल्यूम एक ऐसा वॉल्यूम होता है जो कि आपके रेस्पिरेटरी गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होता है और इसीलिए आप रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में आपका जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है उसको आप स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते अब ये जो आपकी आरवी होती है बच्चों ये दो कैपेसिटीज में भी आती है फर्स्ट इट कम्स इन एफआरसी ओके फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का ये पार्ट होती है और टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी का ये पार्ट होती है ओके सो जस्ट बिकॉज आप आरवी को मेजर नहीं कर सकते हो इसीलिए आप एफआरसी और टीएलसी को भी मेजर नहीं कर सकते हो यूजिंग अ स्पायरोमीटर ओके तो यहाँ पे आप देखो आप अगर ऑप्शंस को देखोगे तो जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए आरवी और ऑप्शन सी एफआरसी ऑप्शन डी टीएलसी और ऑप्शन बी वीसी यहाँ पर जो आपकी वाइटल कैपेसिटी है बी vital capacity it can be measured by using a spirometer because it does not contain residual volume okay so the correct answer here is going to be option b vital capacity let us look at next question. The role of pleural fluid present in between the pleural membranes is to. Okay. बहुत ही सिंपल सी चीज है जो आपका लंग होता है उसमें आपका पराइटल प्लूरा होता है और विसरल प्लूरा होता है पराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में जो स्पेस होती है प्लूरल कैविटी इट इज प्रेजेंट विथ प्लूरल फ्लूइड अब ये प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है भाई तो प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन होता है टू डिक्रीज द फ्रिक्शन ऑन द रंग सरफेस ओके तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देखो option A increase the friction on the lung surface option C prevent inflation of lungs option B promote the exchange of respiratory gases and option D reduce the friction on the lung surface तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी to reduce the friction on the lung surface moving on this is a statement based question okay so let us look at this statement based question read the following statements carefully and choose the correct option. Statement A. Respiratory rhythm is maintained by the respiratory rhythm center in medulla region of the brain. Absolutely correct है ना जो आपका medulla region होता है वहां पे आपका respiratory rhythm center होता है जो आपके breathing के rhythm को क्या करता है maintain करता है absolutely correct. Statement B.
कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। ओके, जो आपके कीमोसेंसिटिव एरिया होता है, एक तो आपका सेंट्रल कीमोसेंसिटिव एरिया होता है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, एंड देन यू हैव पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। जो आपके सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, दे आर एक्चुअली सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, और जो आपके पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, दे आर इन aortic arc and carotid artery। ओके, सो स्टेटमेंट बी भी आपका क्या है, स्टेटमेंट बी भी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, और अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। All of the following statements are true for CO2 transport in humans except, okay, so we are presented with four statements, three are correct, one is incorrect, we just need to find out the incorrect statement। चलो, statement one, nearly 20 to 25% is transported by RBC। एकदम सही बात है। जो CO2 होता है, CO2 का 20 to 25% जो होता है वो RBC के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, तो दिस इज करेक्ट। ऑप्शन बी, 70% is carried as bicarbonate, again correct। जो 70% CO2 होता है, it is transported in the form of bicarbonate ions। option C, about 3% is carried in a dissolved state through plasma, and option D, about 7% is carried in a dissolved state through plasma। इसमें जो आपका ऑप्शन डी है वो CO2 के लिए करेक्ट है, और ऑप्शन सी जो है इट इज एक्चुअली अबाउट O2 ट्रांसपोर्ट। ओके, तो अगर हम प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट की बात करें इन अ डिसॉल्व्ड स्टेट, तो जो आपका CO2 होता है वो 7% ट्रांसफर होता है, और जो आपका O2 होता है वो 3% ट्रांसफर होता है इन अ डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा। ओके, तो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी CO2 ट्रांसपोर्ट के लिए करेक्ट नहीं है, इट इज रादर करेक्ट फॉर O2 ट्रांसपोर्ट। ओके, so the correct answer here for this question is going to be option C। Moving on to the next question, lungs do not collapse in between breath because some air always remains in the lungs, which is called, okay, यहाँ पर देखो, हम लोगों में लंग्स में क्या होता है, देयर इज अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एयर जो कभी भी लंग्स से बाहर नहीं जाती है। ओके, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज, और वो हमेशा लंग्स में रहती है। ओके, ये कौन सा वॉल्यूम होता है भाई, तो ये होता है तुम्हारा रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके, रेजिडुअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच ऑलवेज रिमेन्स इन द lungs and it is not involved in the respiratory exchange। okay, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द एनालॉजी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, यहाँ पे हमें एनालॉजी कंप्लीट करनी है। ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन। ओके, ये देखो यहाँ पर ना बच्चे बहुत ज्यादा आप लोग क्या कर देते हो, नेगेटिव कर देते हो क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन सुनते ही आप किसको टिक मार्क करते हो, आप कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को टिक मार्क कर देते हो, विच इज रॉन्ग। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज द एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन इज कॉल्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है इस पे अक्सर हम क्या करते हैं, इस पे अक्सर हम जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम नेगेटिव मार्किंग करवा के आ जाते हैं, तो मेक श्योर आप यहाँ पे ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, एंड आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिडुअल वॉल्यूम इज इंक्लूडेड इन, ओके, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, रेजिडुअल वॉल्यूम इज इंक्लूडेड इन फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एज वेल एज टोटल लंग कैपेसिटी। ओके, तो यहाँ पे टीएलसी प्रेजेंट नहीं है, बट ऑप्शन सी जो है एफआरसी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन, which of the following is not associated with emphysema? ओके, जो आपका emphysema होता है वो आपका एक रेस्पिरेटरी डिजीज होता है। alveolar walls are damaged, absolutely करेक्ट है ना। एम्फाइसेमा जो होता है वो आपकी सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, जिसकी वजह से जो आपका रेस्पिरेटरी एरिया होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस होता है, उसकी क्या होती है, एरिया डिक्रीज हो जाती है, एंड हेंस यू हैव प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग। ओके, एल्वियोलर वॉल भी जो होती है इसमें डैमेज होती है, तो ए इज करेक्ट। बी, इंक्रीज्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज, दिस इज रॉन्ग। ओके, बिकॉज अगर आपका रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके टिश्यूज में ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई तो कमी होगी ना, वो बढ़ेगी थोड़ी। Then option C, difficulty in breathing, absolutely correct. Option D, reduction in respiratory surface, absolutely correct. So your correct answer is going to be option B, increased supply of oxygen to tissues. Moving on, next question.
Contraction of which muscles increase the volume of the thoracic cavity in the dorsoventral axis. Okay, देखो अगर हम यहाँ पे मसल के कंट्रैक्शन की बात करें, हम एक नॉर्मल इंस्पिरेशन की बात करें, तो दो ही मसल्स जो होती है उनके कंट्रैक्शन से ये होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका डायफ्राम होता है, लेकिन जब आपका डायफ्राम कंट्रैक्ट करता है तो वो वॉल्यूम को इंक्रीज करता है इन द एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। ओके, और जो आपकी ईआईसीएम होती है विच इज योर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, वो जब कंट्रैक्ट करती है देन इट इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द thoracic cavity in the dorsoventral axis. ओके, और यहाँ पे एंटेरो पोस्टीरियर नहीं पूछा गया है, यहाँ पे आपसे dorsoventral axis पूछा गया है, इसीलिए जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, EICM, that is external intercostal muscles. Moving on to the next question. Solubility of CO2 in plasma is about x times higher than that of O2. यहाँ पे आपको x पता लगाना है, तो आपको याद होना चाहिए कि जो CO2 होता है it is 20 to 25 times more soluble than O2. Okay, so इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, making the statement solubility of CO2 in plasma is about 20 to 25 times higher than that of O2. Moving on to the next question. When about 2200 ml of air remains in the lungs after a normal expiration, this volume is called. Okay, normal expiration हो रहा है। अब देखो, अगर आपका नॉर्मल एक्सपिरेशन हुआ है बच्चों, तो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद देयर आर टू वॉल्यूम्स विच विल रिमेन इन योर लंग्स। पहला तो होगा आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके, क्योंकि ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम है ये कभी भी लंग से नहीं निकलता, एक तो ये रेजिडुअल वॉल्यूम होगा। दूसरा, अगर आपने नॉर्मल एक्सपिरेशन किया है तो जो आपकी फंक्शनल, यहाँ पे जो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम होगा उसके साथ आपका क्या होगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, तो कौन से वॉल्यूम्स हैं एयर में विच आर, कौन से वॉल्यूम है लंग्स में विच आर रिमेनिंग आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन? तो एक तो आरवी होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, और दूसरा होता है ईआरवी। ओके, एंड आरवी प्लस ईआरवी आर टुगेदर कॉल्ड एज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? यहाँ पर आंसर जाएगा ऑप्शन डी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A respiratory disorder characterized by difficulty in breathing, causing wheezing due to allergic predisposition is, okay, यहाँ पर ये जो डिस्क्रिप्शन है ये किसका डिस्क्रिप्शन है? दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एस्थमा और एस्थमेटिक अटैक। ओके, तो एस्थमा जो होता है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ पर्टिकुलर wheezing साउंड, और ये एक एलर्जिक रिएक्शन होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The total amount of CO2 transported through blood plasma in ionic and dissolved states is, okay, total transportation through blood plasma in ionic as well as dissolved state is, okay, ionic के फॉर्म में क्या है? बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में आपको पता है कि ये 70% ट्रांसपोर्ट होता है CO2, और डिसॉल्व्ड स्टेट में ये कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट होता है? 7%। ओके, तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 70 और डिसॉल्व्ड स्टेट में 7%, यानी प्लाज्मा से टोटल ये कितना ट्रांसपोर्ट होगा? 77%। ओके, so your correct answer is going to be option D, 77%. Moving on to the next question. Every 1000 ml of oxygenated blood delivers approximately how much ml of O2 to the tissues under normal conditions? Okay, ये सिंपली एक कैलकुलेशन पे बेस्ड है। उस कैलकुलेशन के लिए आपको एक डेटा याद रखना है। वो डेटा क्या है कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल डिलीवर 5 ml of blood to tissues under normal condition, 5 ml under normal conditions and 15 ml under strenuous और exercise condition। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन बोला गया है, तो नॉर्मल कंडीशन में जो 100 ml ब्लड होता है वो कितना लीटर, कितना ml O2 डिलीवर करता है? 5 ml O2 डिलीवर करता है। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है जो आपका 1000 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कितना डिलीवर करेगा? इट विल डिलीवर योर 50 ml ऑफ O2। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, 50। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। द oxyhemoglobin dissociation curve shifts to the right under all of the following conditions except, okay, right shift। आपको पता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जब भी राइट शिफ्ट होता है तो क्या होता है? तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है ना। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होता है डिसोसिएशन। ओके, तो चलो देखते हैं कि कौन सी कंडीशन में ये जो कर्व है वो राइट शिफ्ट होगा और कौन सी कंडीशन में ये नहीं राइट शिफ्ट होगा। ओके,
हाई टेम्परेचर एट टिश्यूज, ठीक है। जब भी हाई टेम्परेचर होता है तो हाई टेम्परेचर क्या करवाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ब्रेकेज करवाता है, डिसोसिएशन करवाता है। तो इस कंडीशन में तो होगा हाई PCO2 एंड लो PO2 ऑफ टिश्यूज, इस कंडीशन में भी होगा हाई H प्लस कंसेंट्रेशन एट टिश्यूज, इस कंडीशन में भी होगा लो मेटाबॉलिक रेट ऑफ द टिश्यूज। अगर टिश्यूज का मेटाबॉलिक रेट लो है तो उनको ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा नीड नहीं है, इसीलिए जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसका डिसोसिएशन नहीं होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन डी, लो मेटाबॉलिक rate of the tissues. Moving on to the next question. The average amount of CO2 removed by lungs in an adult human under normal physiological conditions is approximately, ये वैल्यू हमेशा याद रखना बच्चों, 200 ml per minute. Okay. Next question. This is match the column question. Match the items given in column 1 with those in column 2 with respect to animals and their respiratory organs and choose the option with all correct matches. Okay. लेबियो, लेबियो आपको फिश है, फिश कैसे रेस्पायर करती है, विद द हेल्प ऑफ गिल्स। बी फेरेटिमा, फेरेटिमा आपका अर्थवॉर्म होता है, वो कैसे रेस्पायर करता है, थ्रू मॉइस्ट क्यूटिकल, ठीक है। पेरीप्लेनेटा, पेरीप्लेनेटा की अगर हम बात करें तो पेरीप्लेनेटा आपका कैसे रेस्पायर करेगा, पेरीप्लेनेटा आपका रेस्पायर करेगा थ्रू ट्रैकियल ट्यूब्स। और टेरोपस की अगर मैं बात करूं, टेरोपस जो आपका फ्लाइंग फॉक्स होता है, तो फ्लाइंग फॉक्स कैसे रेस्पायर करेगा, इट विल रेस्पायर थ्रू लंग्स। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या जाना चाहिए, आपका करेक्ट आंसर जाना चाहिए 4 3 2 1। ओके, 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 कहाँ है आपका, 4 3 2 1 है आपके ऑप्शन बी में। So the correct answer for this question is going to be option B. Okay. Now next question. Trachea divides into right and left primary bronchi at the level of which vertebrae? So this is your फिफ्थ thoracic vertebrae, है ना। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए कि ट्रैकिया जो होती है वो फिफ्थ thoracic vertebrae के लेवल पे लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Choose the incorrect statement with respect to the larynx. It is a bony box situated in the region of neck. Pharynx open into the trachea through the larynx. During swallowing of food, glottis is covered by epiglottis. This is a sound producing organ in both males and females. Bony box. Bony box is not right. आपका कार्टिलेजिनस होता है लैरिंग्स, है ना। आपका लैरिंग्स कैसा होता है बच्चों, कार्टिलेजिनस होता है, इसीलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा आपका ऑप्शन ए। Moving on to the next question. Maximum volume of air that a person can expire after maximum inspiration is represented as, okay, यहाँ पे हम forceful inspiration plus forceful expiration की बात कर रहे हैं। तो forceful inspiration plus forceful expiration क्या होता है, ये होता है आपका vital capacity. Okay, so your correct answer is going to be, your correct answer for this question is going to be vital capacity. Okay, moving on to the next question. Which of the following conditions does not favor the formation of oxyhemoglobin at the alveolar site? ओके, alveolar site पे कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा बट क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। ओके, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, अगर आपका PO2 हाई है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। हाई पीएच ऑफ ब्लड का मतलब जानते हो, हाई पीएच ऑफ ब्लड का मतलब है कि H प्लस कंसेंट्रेशन लो है, तो इस कंडीशन में भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। PCO2 लो है, अगर आपका PCO2 लो है तब भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। हायर टेम्परेचर, ओके, हायर टेम्परेचर है अगर, तो हायर टेम्परेचर पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होता है, हायर टेम्परेचर पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, हायर टेम्परेचर। ओके, next question. The switch off point of breathing, which can moderate the functions of the respiratory rhythm center in the medulla, is situated in which part of the brain? Okay. Switch off point of breathing किसको कहते हैं, हम switch off point of breathing कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर को, है ना। जो आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है वो क्या करता है, इट कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पिरेशन। और ये कहाँ सिचुएटेड होता है, दिस इज सिचुएटेड इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, पॉन्स। नाउ कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना इज प्रेजेंट इन, ओके, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना जो होता है वो आपके मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और मिड ब्रेन में भी ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट एट द dorsal portion of the midbrain. Okay, so remember, corpora quadrigemina is present in dorsal portion of midbrain. Moving on.
The transmission of impulse across a chemical synapse occurs via, okay, अगर आप यहाँ पे chemical synapse की बात कर रहे हो तो यहाँ पे transmission of impulse किसके थ्रू होगा? यहाँ पे transmission of impulse होगा with the help of neurotransmitters as opposed to electrical synapse जहाँ पे direct transmission हो जाता है. तो यहाँ पे the answer is going to be neurotransmitters. Moving on to the next question. Which part of the human brain is located between thalamus और hypothalamus and pons? Okay, तो thalamus और hypothalamus जो होता है वो forebrain का part होता है और जो आपका pons होता है pons hindbrain का part होता है. उसके बीच में क्या आता है? उसके बीच में आता है आपका mid brain. Okay, so the correct answer is going to be option B, mid brain. ओके, नाउ वी हैव अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में सबसे पहले आपसे पूछा गया है मल्टीपोलर न्यूरॉन. तो मल्टीपोलर न्यूरॉन आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में. ठीक है, देन बाइपोलर न्यूरॉन. बाइपोलर न्यूरॉन आपको कहाँ मिलते हैं? रेटिना ऑफ आई में. ठीक है. माइलिनेटेड नर्व फाइबर, माइलिनेटेड नर्व फाइबर आपको मिलेंगे सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ मिलेंगे? स्पाइनल नर्व्स में. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 2 3 1 4. ओके, चलो अब अपने ऑप्शंस देखते हैं कहाँ पे 2 3 1 4 है. ओके, अब अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस देखोगे बच्चों तो ऑप्शन ए 2 3 1 4 इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Neurotransmitter receptors are typically found on which part of a neuron? Okay, अगर आप केमिकल साइनेप्स में देखोगे तो केमिकल साइनेप्स में आपके तीन पार्ट होते हैं, है ना. पहला क्या होता है? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है, फिर आपका साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है और फिर आपका पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है ना. यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो न्यूरोट्रांसमीटर के जो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, post synaptic membrane. Moving on, next question. A patient presents with an inability to regulate their sleep wake cycle and body temperature. Which brain region is most likely affected? Okay, स्लीप वेक साइकिल एंड बॉडी टेम्परेचर. आपको पता है हमारी बॉडी में थर्मोस्टेट हमारा किसे कहा जाता है? हमारा जो थर्मोस्टेट होता है वो हाइपोथैलेमस को कहा जाता है. बिकॉज जो आपका हाइपोथैलेमस होता है इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन and your hypothalamus is actually involved with the regulation of your body temperature. दैट बीइंग सेड जो आपका हाइपोथैलेमस होता है वो आपकी सर्केडियन रिदम को भी मेंटेन करता है और आपकी स्लीप वेक साइकिल को भी कंट्रोल करता है. तो अगर आपके स्लीप वेक साइकिल में और बॉडी टेम्परेचर में कोई भी डिफरेंस आ रहा है या कोई भी दिक्कत आ रही है, इफ यू आर इनएबल टू रेगुलेट इट देन इट मींस कि ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज हुआ होगा? द डैमेज विल बी डन टू द हाइपोथैलेमस. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, hypothalamus. Next question. What primary event triggers the initiation of an action potential in a neuron? Okay, इनिशिएशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि डीपोलराइजेशन हो रहा है. ठीक है, और न्यूरॉन में जब भी डीपोलराइजेशन होता है तो न्यूरॉन में डीपोलराइजेशन किसकी वजह से होता है? सोडियम आयन की वजह से होता है. तो डीपोलराइजेशन इज ड्यू टू सोडियम आयन और सोडियम आयन का भी क्या होता है? सोडियम आयन का इनफ्लक्स होता है. ओके, ड्यू टू हाई इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन आपका जो एक्शन पोटेंशियल है वो क्या होता है? जनरेट होता है ना. अगर इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन जो है वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को क्रॉस कर जाए देन इट विल जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल. ओके, so the correct answer here is going to be option A, influx of sodium ions. Moving on to the next question. Which of the following accurately describes the function of the sodium potassium pump in maintaining the resting membrane potential of a neuron? Okay, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन, आरएमपी जिसको हम बोलते हैं, उसकी वैल्यू आपको पता है -70 मिली वोल्ट होती है. अब चलो देखते हैं कि इस -70 मिली वोल्ट को मेंटेन करने में सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो क्या रोल प्ले करता है. पहला ऑप्शन, इट अलाउज पैसिव diffusion of Na plus and K plus ions down their concentration gradient. This is absolutely wrong, है ना. सोडियम पोटेशियम पंप्स जो होते हैं, पंप्स अक्सर आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं. ओके, तो ये जो पैसिव डिफ्यूजन यहाँ पे लिखा गया है दिस इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन बी देखते हैं. इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस थ्रू चैनल्स विदाउट एनर्जी एक्सपेंडिचर. एब्सोल्युटली रॉन्ग. ओके, एनर्जी एक्सपेंडिचर जो होती है वो पंप के वर्किंग के साथ एसोसिएटेड है. सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी रॉन्ग. ऑप्शन सी देखते हैं.
It uses osmosis to balance the concentration of sodium and potassium ions across the membrane. No, it does not use osmosis. Okay, तो ऑप्शन सी भी आपका क्या होगा, गलत होगा. दैट लीव्स अस विथ ओनली वन करेक्ट ऑप्शन विच इज ऑप्शन डी. तो चलो एक बार ऑप्शन डी को भी देखते हैं. ऑप्शन डी, it actively transports sodium and potassium ions against their concentration gradients requiring ATP. Absolutely correct है ना. सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो सोडियम और पोटेशियम आयंस को अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करवाता है. अब अगर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसमें आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी. ओके, तो यहाँ पर ये जो आपका ऑप्शन डी है, option D actually correctly describes the function of a sodium potassium pump. Okay, so the correct answer is going to be option D. Moving on, which layer of meninges is the outermost and toughest? Okay, आपको पता है जो आपका ब्रेन होता है, ब्रेन के ऊपर तीन meninges होती हैं, है ना. नंबर वन ड्यूरामेटर विच इज द outermost meninge, देन होता है आपका एरेक्नॉइड मैटर एंड देन आपका पाया मैटर होता है. अब ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर में outermost ड्यूरा है एंड toughest ड्यूराबिलिटी, that is also related to your ड्यूरामीटर. Okay, so the correct answer is going to be option A, ड्यूरामीटर. Moving on, if notes of Ranvier were absent, what would be the most likely consequence? Notes of Ranvier आपको पता है बच्चों, notes of Ranvier जो होते हैं, they are involved in saltatory conduction. माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में होते हैं एंड माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में जो कंडक्शन होता है, एक्शन पोटेंशियल कंडक्शन, वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है. वाई? बिकॉज वहां पे जंपिंग या सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है. और ये जो सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है, दिस इज डन ड्यू टू नोट्स ऑफ रैनवियर. तो अगर नोट्स ऑफ रैनवियर एब्सेंट हो जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए, इंक्रीज स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन. दिस ऑब्वियसली इज नॉट गोइंग टू हैपन. बी, decreased speed of nerve impulse transmission. Absolutely correct. क्योंकि नोट्स ऑफ रैनवियर जो है वो सॉल्टेटरी कंडक्शन करवा रहे हैं, जंपिंग कंडक्शन करवा रहे हैं, जिसकी वजह से जो स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है. राइट, अब अगर यहाँ पे आपके नोट्स ऑफ रैनवियर एब्सेंट हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, देयर विल बी डिक्रीज्ड स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन. ओके, so your option B is absolutely correct. अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which part of the brain is responsible for higher cognitive functions such as memory and reasoning? Okay, तो देखो आपके ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, आपके ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम. ओके, जो आपका सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन. और ये जो कॉग्निटिव फंक्शंस वगैरह लिखे गए हैं जैसे कि मेमोरी और रीजनिंग हुई, ये कहाँ होती है, ये आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होती है. ओके, so your cerebral cortex is actually associated with higher cognitive functions such as memory and reasoning. So the correct answer is going to be option A. Now, let us look at next question. Which type of glial cell is responsible for myelination in the peripheral nervous system? Okay. अगर आप पीएनएस की बात कर रहे हो, है ना, और अगर आप पीएनएस में बात कर रहे हो कि कौन सा ऐसा सेल होता है जो पीएनएस में माइलिनेशन करवाता है, देन द आंसर इज शॉन सेल. ओके, वहीं पे अगर आप सीएनएस में बात करोगे और आप कहोगे कि सीएनएस में कौन सा ऐसा सेल है जो आपका माइलिनेशन करवा रहा है, तो फिर आंसर जो होता है वो शॉन सेल नहीं होता है. फिर आपका आंसर क्या हो जाता है? इट गोज एज ओलिगो डेंड्रोसाइट्स, है ना. सो आप ऑलवेज मेक श्योर करना कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है. क्वेश्चन में जब आपसे माइलिनेशन की बात की जा रही है तो वो पीएनएस में पूछी जा रही है या फिर सीएनएस में पूछी जा रही है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन पीएनएस एंड सीएनएस आपका आंसर भी जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. अब यहाँ पर हमसे पीएनएस पूछा गया है, तो पीएनएस में कौन करवाता है माइलिनेशन? शॉन सेल. ओके, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है शॉन सेल, दैट इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर. Moving on to the next question. Which of the following glial cells is involved in maintaining the blood brain barrier? Okay, देखो शॉन सेल का फंक्शन हमने पढ़ा अभी, वो माइलिनेशन में इन्वॉल्व होता है इन दी पीएनएस. सिमिलरली हमने ओलिगोडेंड्रोसाइट का भी फंक्शन पढ़ा, वो भी माइलिनेशन में इन्वॉल्व होता है वेयर, इन द सीएनएस. अब ये माइक्रोग्लिया,
माइक्रोग्लिया किस में इन्वॉल्व होता है? दिस इज इन्वॉल्व इन फेगोसाइटोसिस। ओके, तो जो आपका माइक्रोग्लियल सेल होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन फेगोसाइटोसिस। दैट लीव्स अस विद ओनली वन ऑप्शन, व्हिच इज ऑप्शन बी, एस्ट्रोसाइट। तो बच्चों, जो आपके एस्ट्रोसाइट्स होते हैं ना, एस्ट्रोसाइट सेल्स आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ योर ब्लड ब्रेन बैरियर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, एस्ट्रोसाइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following structures is not part of the brain stem? Okay, अब अगर ब्रेन स्टेम की बात की जाए बच्चों, तो ब्रेन स्टेम में आपका मिड ब्रेन आता है। ओके, मिड ब्रेन के बाद आपका पॉन्स आता है, और पॉन्स के बाद आपका क्या आता है? मेडुला आता है। ठीक है, so your midbrain, pons and medulla are actually the part of your brain stem. इसके अलावा बाकी जितने भी स्ट्रक्चर हैं, they are not going to be a part of the brain stem. Okay, तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस को देखोगे, तो जो आपका ऑप्शन सी है, थैलेमस, है ना, थैलेमस is not going to be a part of the brain stem. So the correct answer to this question is going to be option C, thalamus. Moving on to the next question, what is the primary function of corpus callosum? Okay, corpus callosum के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि corpus callosum क्या है, तभी तो आप corpus callosum का फंक्शन बता पाओगे। तो corpus callosum क्या होता है बच्चों? corpus callosum एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, जो आपके राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है। ओके, तो कॉर्पस कैलोसम का फंक्शन क्या है? कॉर्पस कैलोसम का फंक्शन है टू कनेक्ट राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ओके, कॉर्पस कैलोसम का फंक्शन होता है टू कनेक्ट राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ओके, तो प्राइमरी फंक्शन कनेक्शन का होता है। अब देखो, इसी से देखते हैं प्राइमरी फंक्शन, यस, ऑप्शन ए है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो आपका ऑप्शन ए है, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन हेमिस्फेयर्स। ओके, क्योंकि वो राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर को कनेक्ट कर रहा है, तो वो उनके बीच में ऑफ कोर्स सी बात है कि कम्युनिकेशन को भी फैसिलिटेट कर रहा है। करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन हेमिस्फेयर्स। ओके, सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन। तो चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपने सेशन का। Which of the following accurately represents the number of cranial nerves present in humans? Okay, यहाँ पे देखो, आपसे cranial nerves की बात की जा रही है, और एक चीज तो आपको पता होनी चाहिए, cranial nerves की आप बात कर रहे हो और humans की बात कर रहे हो। humans किसको बिलोंग करते हैं? mammals को बिलोंग करते हैं, क्लास मेमिलिया को बिलोंग करते हैं। ओके, तो जो आपके मैमल्स होते हैं, ऑल मेंबर ऑफ द मैमल्स कंटेन 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ओके, तो नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स क्या होगी आपकी? नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इज गोइंग टू बी 12। ओके, और ये क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं, इनको क्रेनियल नर्व्स क्यों कहते हैं? हम इनको क्रेनियल नर्व्स इसलिए कहते हैं बिकॉज दे अराइज फ्रॉम ब्रेन। ओके, बिकॉज दे अराइज फ्रॉम ब्रेन। तो ह्यूमंस जो होते हैं वो आपके क्लास मेमिलिया को बिलोंग करते हैं, और क्लास मेंबर्स के जितने भी मेंबर्स होते हैं, उनमें दे हैव 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। और हम इनको क्रेनियल नर्व्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे अराइज फ्रॉम दी ब्रेन। ओके, तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखोगे, तो जो आपका ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी, 12 पेयर्स originating from the brain. Okay, this is going to be your correct answer. Okay, so this was all for today. आज हमने डिस्कस किए हैं कुछ चैप्टर्स, जैसे कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नाउ आई विल मीट विथ यू ऑल इन माय नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस other questions related to other topics. Okay, till then, keep working hard, keep studying hard, and all the best for your future. Thank you everyone.